Hello everyone, welcome to the Legal Educare. In this video, I will discuss the provisions of FIR in new criminal procedural law, that is Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita 2023. So let's start. Section 173 of Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita talks about the procedure of lodging FIR. So first, let's understand the meaning of FIR. FIR is a statement of the informant as recorded under section 173 is called FIR. Meaning जब भी एक cognizable offense commit होता है तो पुलिस ऑफिसर को एक इंफॉर्मेशन दी जाती है रिगार्डिंग दैट ऑफेंस, देन पुलिस ऑफिसर उस इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करता है, उसी को एफआईआर बोलते हैं. सो द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ एफआईआर इज टू सेट द क्रिमिनल लॉ इन मोशन. एफआईआर का मेन ऑब्जेक्ट इज टू सेट द क्रिमिनल लॉ इन मोशन. एफआईआर लॉन्च करते ही लॉ एनफोर्समेंट मोशन में आ जाता है, यही एफआईआर का ऑब्जेक्ट. नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई एफआईआर इज कॉल्ड एफआईआर? बिकॉज आफ्टर द इंसिडेंट इट इज द फर्स्ट इंफॉर्मेशन दैट इज रिकॉर्डेड इन राइटिंग. इट इज फर्स्ट इन पॉइंट इन टाइम. तो ये सबसे पहले रिकॉर्ड की जाती है कब, जब भी एक इंसिडेंट होता है, उसके बाद दिस इज द फर्स्ट इंफॉर्मेशन दैट इज रिकॉर्डेड, इसलिए फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट बोलते हैं इसको. आगे समझते हैं प्रोसीजर ऑफ लॉजिंग एफआईआर. सपोज एक कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट होता है, देन पुलिस ऑफिसर इंचार्ज को ऑफेंस के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन दी जाती है. ये इंफॉर्मेशन ऑरली दी जा सकती है और राइटिंग में भी दी जा सकती है और थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन भी दी जा सकती है. अगर ये इंफॉर्मेशन ओरली दी गई है, मीनिंग जो इंफॉर्मेंट है वो पुलिस ऑफिसर को ओरली इंफॉर्मेशन देता है, तो पुलिस ऑफिसर उसको राइटिंग में लिखेगा एफआईआर डायरी में. सेकंड, अगर इंफॉर्मेशन राइटिंग में दी गई है, पुलिस ऑफिसर उसको एफआईआर कंसीडर कर सकता है उस राइटिंग को ही, या फिर अगर मान लो उसमें इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट है, आधी अधूरी है, तो पुलिस ऑफिसर उसको फिर से राइटिंग में लिखेगा. थर्ड, अगर मान लो इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के थ्रू दी गई है, तो उसको पुलिस ऑफिसर रिकॉर्ड करेगा और इंफॉर्मेंट को उस इंफॉर्मेशन को विद इन 3 days साइन करना पड़ेगा. तो एफआईआर हमेशा एफआईआर डायरी में लिखी जाएगी और ये डायरी हमेशा पेजिनेटेड होनी चाहिए, मतलब इस पे पेज नंबर्स होने चाहिए, और एफआईआर पर हमेशा इंफॉर्मेंट साइन करेगा और पुलिस ऑफिसर इंचार्ज साइन करेगा. और एफआईआर की हमेशा 4 कॉपीज होंगी. एक कॉपी पुलिस स्टेशन में रहेगी, दूसरी कॉपी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस को दी जाएगी, थर्ड कॉपी जुडिशियल मजिस्ट्रेट को भेजी जाएगी एंड फोर्थ कॉपी इंफॉर्मेंट को दी जाएगी. एज पर सेक्शन 173 सबसेक्शन 2 उसमें क्लियरली लिखा है कि एफआईआर की जो कॉपी है वो इंफॉर्मेंट को फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी. एंड देयर शैल बी नो कटिंग इन एफआईआर. एफआईआर के अंदर कोई कटिंग नहीं होनी चाहिए. अगर मान लो एफआईआर के अंदर कटिंग है तो पुलिस ऑफिसर इंचार्ज और इंफॉर्मेंट दोनों को उस पर साइन करना पड़ेगा और जुडिशियल मजिस्ट्रेट उसके रिगार्डिंग एक्सप्लेनेशन भी मांग सकता है पुलिस ऑफिसर से, बिकॉज देयर इज ए चांस ऑफ फाउल प्ले बाय द पुलिस ऑफिसर. और अगर मान लो एक्सेसिव कटिंग है एफआईआर, देन जो एफआईआर है उसकी वैल्यू डिमिनिश हो जाएगी, कम हो जाएगी. एफआईआर की जो एविडेंशियरी वैल्यू है वो डिमिनिश हो जाएगी. देन देयर इज अ प्रोवाइजो टू सेक्शन 173 सबसेक्शन 1 दैट टॉक्स अबाउट द सेक्सुअल ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन एंड दैट शैल बी रिकॉर्डेड बाय अ वुमन पुलिस ऑफिसर एंड द वुमन इज फिजिकली और मेंटली डिसेबल्ड, देन द इंफॉर्मेशन शैल बी रिकॉर्डेड एट विक्टिम्स रेजिडेंस और एट एनी अदर कन्वीनियंट प्लेस एंड इट शैल बी रिकॉर्डेड इन द प्रेजेंस ऑफ इंटरप्रेटर और स्पेशल एडुकेटर एंड इट शैल बी वीडियोग्राफ. सो अगर एक वुमेन के अगेंस्ट में सेक्सुअल ऑफेंस अटेम्प्ट होता है या फिर कमिट होता है तो उसकी इंफॉर्मेशन वुमन पुलिस ऑफिसर रिकॉर्ड करेंगी. और अगर मान लो विक्टिम फिजिकली और मेंटली डिसेबल्ड है तो इंफॉर्मेशन हमेशा विक्टिम के रेजिडेंस या फिर विक्टिम के किसी कन्वीनियंट प्लेस पर रिकॉर्ड की जाएगी और रिकॉर्ड करते वक्त इंटरप्रेटर या फिर स्पेशल एडुकेटर की हेल्प ली जाएगी टू अंडरस्टैंड व्हाट द विक्टिम इज सेइंग, और इसकी वीडियोग्राफी भी होगी. और इसके बाद इट इज द ड्यूटी ऑफ द पुलिस ऑफिसर to get the statement of the victim recorded by the judicial magistrate under section 180 subsection 6 clause A. तो इसके बाद पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी है कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने विक्टिम का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाए अंडर सेक्शन 180 सबसेक्शन 6 क्लॉज A. अब आते हैं कंटेंट्स ऑफ एफआईआर. एफआईआर में क्या क्या होना चाहिए? तो नंबर 1, वेदर द इंफॉर्मेंट इज एन आई विटनेस और हियरसे विटनेस, मीनिंग जो इंफॉर्मेंट है क्या उसने जो ऑफेंस है वो कमिट होते देखा था या फिर उसने किसी और से सुना था, तो ये उसको बताना पड़ेगा उसके अंदर. नेक्स्ट इज द नेचर ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस. तो एफआईआर हमेशा कॉग्निजेबल ऑफेंस के केस में ही लिखी जाए. नेक्स्ट इज द
name and detailed description of the accused person like his color, height, approximate age, features, clothing, distinctive marks on his face, etc. तो जो accused है उसके regarding detailed description देना है ताकि accused को identify किया जा सके, जैसे कि उसका complexion कैसा था, उसकी height क्या थी, उसकी approximate age क्या होगी, उसके कोई feature, उसके जैसे nose, face, उस पे कोई mark है तो उसके regarding, ताकि accused को identify किया जा सके। accused का नाम भी अगर मान लो informant accused को जानता है। next is the name and identity of the victim of the offense। तो जो victim है उसका नाम और उसकी identity भी mention करनी है FIR के अंदर। and the place, date and time of occurrence, कि जो offense हुआ है वो कहां पर हुआ, किस place पर हुआ, किस date पर हुआ और किस time पर हुआ। and the motive for committing the offense, अगर कोई motive है किस वजह से offense commit किया गया, अगर वो है तो वो भी लिखना पड़ेगा। next is how the crime was committed, the description of actual occurrence of the crime, the part played by the each accused and the weapon used by him। क्राइम कैसे कमिट हुआ, उसके रिगार्डिंग किस अक्यूज ने क्या रोल प्ले किया, कौन सा वेपन यूज किया, कितने अक्यूज थे, उनमें से अलग अलग उनका क्या पार्ट, तो ये सारी डिटेलिंग आपको एफआईआर के अंदर मेंशन करनी पड़ेगी। नेक्स्ट इज द नेम एंड एड्रेसेस ऑफ द विटनेसेस ऑफ द ऑफेंस। अगर कोई मान लो विटनेसेस थे वहां पर ऑफेंस के टाइम तो उनका नाम और उनका एड्रेस देना पड़ेगा। देन द आर्टिकल्स टेकन अवे बाय द अक्यूज्ड, अक्यूज्ड कोई सामान चुरा कर ले गए, कोई आर्टिकल लेके चले गए अपने साथ, उसके डिटेल देनी पड़ेगी। व्हाट ट्रेसेस लेफ्ट behind by the accused, any articles belonging to the accused such as footwear, footprints, fingerprints etc। तो जो accused मान लो कुछ उसका कुछ छूट गया, आर्टिकल छूट गया, कोई सामान छूट गया जैसे कि फुटवेयर या फिर कोई फुटप्रिंट है, उसका फिंगरप्रिंट है, उसने किसी सामान को छुआ, तो उसके रिगार्डिंग भी आपको डिटेल में लिखना पड़ेगा एफआईआर के अंदर। तो आपको एफआईआर के अंदर एज फार एज पॉसिबल जितनी भी डिटेल आप दे सकते हो उतनी डिटेल आपको देनी पड़ेगी। तो उसके अंदर कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, उसके अंदर कोई भी गलत इंफॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए। Next is section 173 subsection 4। If the police officer refuses to lodge FIR, then what are the remedies available to the informant? अगर पुलिस ऑफिसर FIR लॉज करने से मना कर देता है, FIR रजिस्टर करने से मना कर देता है, तो इन्फॉर्मेंट के पास क्या रेमेडीज अवेलेबल? फर्स्ट इज द इन्फॉर्मेंट कैन अप्रोच द सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, वो एसपी को अप्रोच कर सकता है। उसके बाद एसपी कैन हिमसेल्फ कंडक्ट द इन्वेस्टिगेशन, या फिर वो अपने सबऑर्डिनेट पुलिस ऑफिसर को इन्वेस्टिगेशन करने का ऑर्डर दे सकता। अगर एसपी भी एफआईआर लॉज करने से रिफ्यूज कर देता है, मना कर देता है, तो इन्फॉर्मेंट हायर अथॉरिटीज को भी अप्रोच कर सकता है सच एज एसएसपी, डीआईजी, डीजी एटसेट्रा। बट अगर मान लो वो ये रेमेडी अवेल नहीं करना चाहता है, देन ही कैन फाइल एन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 173 सबसेक्शन 4 बिफोर द जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, और उसे ये एप्लीकेशन एफिडेविट के साथ फाइल करनी होगी। उसके बाद एज पर सेक्शन 175 सबसेक्शन 3 जुडिशियल मैजिस्ट्रेट इस पर पुलिस ऑफिसर को बुलाकर उसका रिप्लाई लेकर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट उस पुलिस ऑफिसर को एफआईआर लॉज करके इन्वेस्टिगेशन करने का ऑर्डर दे सकता है अंडर सेक्शन 175 सबसेक्शन 3। अगर मान लो ये रेमेडी भी अवेल नहीं की गई, देन थर्ड रेमेडी इज द इन्फॉर्मेंट कैन फाइल अ कंप्लेंट, अ प्राइवेट कंप्लेंट अंडर सेक्शन 210 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए रेड विद सेक्शन 223 ऑफ बीएनएसएस। तो एक जो इन्फॉर्मेंट है वो एक प्राइवेट कंप्लेंट फाइल कर सकता है, उस पर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेकर पुलिस ऑफिसर को इन्वेस्टिगेशन करने का भी ऑर्डर दे सकता। अगर मान लो ये रेमेडी भी अवेल नहीं की, देन द लास्ट रेमेडी इज द इन्फॉर्मेंट कैन फाइल एन एप्लीकेशन बिफोर द हाई कोर्ट अंडर सेक्शन 528, दैट इज द इनहेरेंट पावर्स ऑफ द हाई। तो इन्फॉर्मेंट हाई कोर्ट को अप्रोच कर सकता है, बट इन्फॉर्मेंट शुड नॉट डायरेक्टली अप्रोच द हाई कोर्ट अंडर सेक्शन 528, क्योंकि हाई कोर्ट जनरली आपकी पिटीशन को अलाउ नहीं करेगा, एंटरटेन नहीं करेगा, अनलेस यू हैव एग्जॉस्टेड योर ऑल ऑल्टरनेटिव रेमेडी। तो अगर मान लो आपने जो पहले मैंने रेमेडीज बताई, अगर आपने उनको अवेल नहीं किया तो आप डायरेक्टली हाई कोर्ट को अप्रोच नहीं कर सकते। हाई कोर्ट ये कहेगा कि आपको कि जो आपकी ऑल्टरनेट रेमेडीज अवेलेबल है आप उनको एग्जॉस्ट कीजिए। अगर वहां पर कुछ नहीं होता है तब आप हाई कोर्ट में आइए अंडर सेक्शन 528। नेक्स्ट इज सेक्शन 173 सबसेक्शन। इट इज अ न्यू प्रोविजन दैट हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड, इट वाज नॉट देयर इन द सीआरपीसी। ये एक नया प्रोविजन है जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में लाया गया है, ये सीआरपीसी में नहीं। सो इट सेज दैट इफ द ऑफेंस इज पनिशेबल फॉर 3 to 7 years, then the police officer with prior permission of DSP can conduct preliminary inquiry before registering an FIR to ascertain whether there is a prima facie case। और ये preliminary inquiry पुलिस ऑफिसर को विद इन 14 days कंप्लीट करनी हो। जिस ऑफेंस में 3 से 7 साल तक की सजा है, ऐसे ऑफेंसेस में पुलिस ऑफिसर FIR लॉन्च करने से पहले एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर सकता है। क्या करने के लिए?
लिए टू असर्टेन, ये पता लगाने के लिए वेदर देयर इज अ प्राइमा फेसी केस एग्जिस्ट, अगर मान लो प्राइमा फेसी केस नहीं होता है तो पुलिस ऑफिसर एफआईआर लॉन्च करने से मना कर सकता है। अगर प्राइमा फेसी केस है तभी पुलिस ऑफिसर एफआईआर लॉन्च करेगा और इन्वेस्टिगेट करेगा। तो ये प्रोविजन पुलिस ऑफिसर को डिस्क्रिशन देता है ऐसे ऑफेंसेस में एफआईआर लॉन्च करने का या फिर ना करने का, इसलिए ये कंट्रोवर्शियल है। ये प्रोविजन इसलिए कंट्रोवर्शियल है बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ने ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश के केस में क्लियरली बोला दैट लॉजिंग ऑफ एफआईआर इज मैंडेटरी फॉर द पुलिस ऑफिसर। ये पुलिस ऑफिसर के लिए मैंडेटरी है एफआईआर लॉन्च करना। ही डज नॉट हैव एनी डिस्क्रिशन, पुलिस ऑफिसर के पास कोई डिस्क्रिशन नहीं है, उसे एफआईआर लॉन्च करनी ही करनी पड़ेगी। और प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के रिगार्डिंग भी सुप्रीम कोर्ट ने कैटेगरी बनाई थी कि किन केसेस में प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की जा सकती, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में। नाउ द क्वेश्चन इज इट मैंडेटरी फॉर अ पुलिस ऑफिसर टू लॉन्च एन एफआईआर इन कॉग्निजेबल केस? द आंसर इज यस, बिकॉज द सुप्रीम कोर्ट इन केस ऑफ स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस चौधरी भजनलाल 1992 सुप्रीम कोर्ट ने कहा दैट इट इज द ड्यूटी, द पुलिस ऑफिसर इज द ड्यूटी बाउंड टू लॉन्च द एफआईआर। पुलिस ऑफिसर के पास कोई डिस्क्रिशन नहीं है एंड दिस इज टू प्रिवेंट एनी फाउल प्ले बाय द पुलिस ऑफिसर, ताकि पुलिस ऑफिसर द्वारा कोई भी फाउल प्ले को प्रिवेंट किया जा सके, रोका जा सके। बिकॉज सेक्शन 154 में सेक्शन 41 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी के जैसे क्रेडिबल और रीजनेबल टर्म ऐड नहीं की गई है बिफोर द टर्म इंफॉर्मेशन। मतलब अरेस्ट का जो प्रोविजन है सेक्शन 41 ऑफ सीआरपीसी, उसमें लिखा गया है कि पुलिस ऑफिसर तभी अरेस्ट करेगा जब इंफॉर्मेशन रीजनेबल हो और क्रेडिबल हो। लेकिन ये जो दो टर्म है रीजनेबल और क्रेडिबल, ये सेक्शन 154 ऑफ सीआरपीसी में मेंशन नहीं है। इट मींस लेजिस्लेचर की ये इंटेंशन कभी नहीं थी टू गिव डिस्क्रिशन टू पुलिस ऑफिसर टू एग्जामिन द क्रेडिबिलिटी और रीजनेबलनेस ऑफ द इंफॉर्मेशन बिफोर लॉजिंग द एफआईआर। मतलब लेजिस्लेचर की इंटेंशन क्लियर थी कि वो पुलिस ऑफिसर को कोई भी डिस्क्रिशन नहीं देना चाहते थे टू एग्जामिन कि जो इंफॉर्मेशन दी गई है वो क्रेडिबल या रीजनेबल है कि नहीं है। पुलिस ऑफिसर को सिंपली एफआईआर लॉन्च करनी है, वो ड्यूटी बाउंड है। उसको जैसे ही इंफॉर्मेशन मिलेगी कॉग्निजेबल ऑफेंस के रिगार्डिंग, इट इज हिज ड्यूटी टू लॉन्च द एफआईआर। वो एफआईआर लॉन्च करने से मना नहीं कर सकता। अगर वो एफआईआर लॉन्च करने से मना करता है तो आप सुपीरियर ऑफिसर को अप्रोच कर सकते हो, आप जुडिशियल मजिस्ट्रेट को अप्रोच कर सकते हो, आप प्राइवेट कंप्लेंट फाइल कर सकते हो या फिर आप हाई कोर्ट को अप्रोच कर सकते हो। देन द सुप्रीम कोर्ट इन केस ऑफ ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2014, सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में एक पिटिशनर था भोला कामत, वो पुलिस स्टेशन जाता है एफआईआर रजिस्टर करवाने की उसकी 6 साल की माइनर डॉटर ललिता कुमारी मिसिंग है। इनिशियली पुलिस ऑफिसर एफआईआर लॉन्च करने से मना कर देता है। इसके बाद पिटिशनर एसपी को अप्रोच करता है, एसपी उस पर एफआईआर लॉन्च करने का ऑर्डर पास करता है। एफआईआर लॉन्च होने के बाद भी पुलिस ऑफिसर जो चीफ सस्पेक्ट्स हैं, जो अक्यूज्ड है, उनके अगेंस्ट में कोई भी एक्शन नहीं लेता। पिटिशनर पुलिस ऑफिसर को अप्रोच करता है, उसको बोलता है कि भाई आप इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं कर रहे हो, तो पुलिस ऑफिसर उससे पैसे मांगता है इन्वेस्टिगेशन करने के। तो इसके बाद पिटिशनर सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करता है। अब सुप्रीम कोर्ट में कुछ इश्यूज फ्रेम किए जाते हैं। फर्स्ट इज वेदर इट इज मैंडेटरी फॉर अ पुलिस ऑफिसर टू लॉन्च एन एफआईआर। सेकंड, वेदर इट इज द डिस्क्रिशन ऑफ द पुलिस ऑफिसर बिफोर लॉन्चिंग द एफआईआर कैन कंडक्ट प्रिलिमिनरी इंक्वायरी। मतलब एफआईआर लॉन्च करने से पहले क्या पुलिस ऑफिसर एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कंडक्ट कर सकता है कि नहीं कर सकता। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कहा द प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर इज टू सेट द क्रिमिनल प्रोसेस इन मोशन एंड ऑल्सो मेक्स अ डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द इनिशियल फैक्ट्स सो दैट लेटर द पुलिस ऑफिसर is not able to make alterations in the initial facts, and this is to prevent any foul play by the police officer, and it will keep a check upon the police officer by documentation of their actions, and FIR is the first step towards providing justice to the victim, and moreover it will promote the rule of law, and it gives an assurance to the victim that criminal process will be initiated against the accused, and it also facilitates swift investigation and sometimes even prevention of the crime. So FIR brings the matter on record and it initiates the investigation process. तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसका जो FIR है इसका मेन ऑब्जेक्ट यही है टू सेट द क्रिमिनल प्रोसेस इन मोशन, ताकि जो इनिशियल फैक्ट्स हैं उनका डॉक्यूमेंटेशन हो सके, पुलिस ऑफिसर ताकि बाद में उसमें कोई भी ऑल्टरेशन ना कर सके, पुलिस ऑफिसर कोई भी ऐसा फाउल प्ले ना कर सके, इसलिए ये जरूरी है। एंड इट इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स प्रोवाइडिंग जस्टिस टू द विक्टिम, बिकॉज ये विक्टिम
सुप्रीम को एक अश्योरेंस देता है कि क्रिमिनल एक्शन लिया जाएगा अक्यूज्ड के अगेंस्ट में। तो जितनी भी कम एफआईआर होंगी उतना ही लॉलेसनेस की सिचुएशन बढ़ेगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला दैट इट विल लीड टू लेस मैनिपुलेशन इन क्रिमिनल केसेस एंड लेसन्स इंसिडेंट्स ऑफ एंटीडेटेड एफआईआर और डेलिबरेटली डिलेड एफआईआर। कि जो एफआईआर ऑफेंस होने से पहले ही कई बार एफआईआर लॉन्च कर लेते हैं पुलिस ऑफिसर, तो वहां पे मैनिपुलेशन होता है, जानबूझकर डिले करते हैं। तो ये सब चीजों को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला दैट इट इज कंपल्सरी फॉर ए पुलिस ऑफिसर टू लॉन्च एन एफआईआर। अब एफआईआर में जो इंफॉर्मेशन दी गई है वो सही है या गलत है उसको हम बाद में भी एग्जामिन कर सकते हैं, और पुलिस ऑफिसर ऐसे पर्सन के अगेंस्ट में एक्शन भी ले सकता है, कंप्लेन फाइल कर सकता है जिसने झूठी एफआईआर लिखाई है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि पुलिस ऑफिसर को सबसे पहले तो एफआईआर को लॉन्च करना है। उसका काम ये नहीं है कि ये इंफॉर्मेशन सही है या गलत है, झूठी है या सच्ची है। उसके बाद वो इन्वेस्टिगेशन करेगा। अगर मान लो इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है दैट केस इज फॉल्स, देन ही कैन रिफ्यूज टू इन्वेस्टिगेट एंड ही कैन सेंड द अकरेंस रिपोर्ट टू द जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। मतलब अगर मान लो इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसको पता चलता है कि जो इन्फॉर्मेशन दी गई है ये फॉल्स है, तो वो इन्वेस्टिगेशन करने से मना कर देगा और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को एक अकरेंस रिपोर्ट भेज देगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा रीजनेबलनेस एंड क्रेडिबिलिटी इज नॉट अ कंडीशन प्रेसिडेंट फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर बिकॉज द इंफॉर्मेशन इज नॉट क्वालिफाइड बाय प्रीफिक्स रीजनेबल और क्रेडिबल। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 154 ऑफ सीआरपीसी उसमें कहीं पे भी नहीं लिखा गया कि जो इंफॉर्मेशन है वो रीजनेबल और क्रेडिबल होनी चाहिए। आपका काम क्या है कि अगर मान लो प्राइमा फेसी ये पता चल रहा है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हुआ है तो इट इज मैंडेटरी फॉर यू टू लॉन्च एन एफआईआर। आपके पास डिस्क्रिशन नहीं है, पुलिस ऑफिसर के पास डिस्क्रिशन नहीं है टू कंडक्ट ए प्रिलिमिनरी इंक्वायरी। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस इश्यू पर भी बोला कि प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करने का डिस्क्रिशन नहीं है पुलिस ऑफिसर के पास। बट इफ द प्राइमा फेसी फ्रॉम द इंफॉर्मेशन इट इज नॉट क्लियर दैट वेदर कॉग्निजेबल ऑफेंस हैज बीन कमिटेड, देन पुलिस ऑफिसर कैन कंडक्ट ए प्रिलिमिनरी इंक्वायरी ओनली फॉर द पर्पस टू असर्टेन वेदर द कॉग्निजेबल ऑफेंस हैज बीन कमिटेड और नॉट। तो अगर मान लो इंफॉर्मेशन से ये पता ही नहीं चल रहा कि कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है या फिर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, तो इसके लिए प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर सकता है। वो ये पता करने के लिए इंक्वायरी नहीं कर सकता वेदर देयर इज ए प्राइमा फेसी केस और नॉट। प्राइमा फेसी केस क्या करना है कि भाई ये कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है कि नहीं हुआ। तो जैसे ही पता चला कि कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है तो आपको एफआईआर लॉन्च करनी है। आप उस केस की ट्रूथफुलनेस में नहीं जा सकते, उसकी वेरासिटी में नहीं जा सकते, आप ये पता करने के लिए नहीं जा सकते, उसके लिए प्रिलिमिनरी इंक्वायरी नहीं कर सकते कि जो एफआईआर है, जो इंफॉर्मेशन है वो सच है या झूठ है। आपको एफआईआर लॉन्च करनी है और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन करनी है। और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि कुछ केसेस के अंदर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की जा सकती है, जैसे कि मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स में, कमर्शियल ऑफेंसेस में, मेडिकल नेग्लिजेंस के केसेस में, करप्शन केसेस में, और जहां पर बहुत सारा डिले किया गया है एफआईआर लॉन्च कराने में, जैसे कि मोर देन 3 months और मोर, वहां पर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की जा सकती है। इसमें एक और आर्गुमेंट दिया गया कि अगर मान लो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर हो जाता है दैट विल रिजल्ट इनटू मोर अरेस्ट। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अरेस्ट इज नॉट कंपलसरी, इट इज ए डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द पुलिस ऑफिसर। तो देयरफॉर इट इज नॉट नेसेसरी दैट इन एवरी एफआईआर देयर विल बी एन अरेस्ट। हर एक एफआईआर में अरेस्ट होना जरूरी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर मान लो पुलिस ऑफिसर एफआईआर लॉन्च नहीं करता है तो उस पुलिस ऑफिसर के अगेंस्ट में एक्शन लिया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर क्लियरली बोला कि पुलिस ऑफिसर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कंडक्ट नहीं कर सकता। अब हमारे सामने सेक्शन 173 सबसेक्शन 3 है जो पुलिस ऑफिसर को डिस्क्रिशन देता है प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कंडक्ट करने का 3 से 7 साल तक की सजा वाले ऑफेंसेस में। तो ये सीधा एक सुप्रीम कोर्ट के ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के जजमेंट के अगेंस्ट में है। नेक्स्ट इज जीरो एफआईआर। जीरो एफआईआर कोई न्यू कॉन्सेप्ट नहीं है इंडियन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में। 2015 में भी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का एक एडवाइजरी आया था, इसमें गवर्नमेंट ने रिकमेंड किया था कि क्राइम ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन के लिए जीरो एफआईआर होनी चाहिए, और जुडिशरी ने भी बहुत सारे केसेस में जीरो एफआईआर रजिस्टर करने पर जोर दिया है। अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में जीरो एफआईआर को मैंडेटरी कर दिया, क्योंकि सेक्शन 173 क्लॉज 1 में क्लियरली बोला है इररिस्पेक्टिव ऑफ द जुरिसडिक्शन ऑफ द पुलिस स्टेशन। तो जीरो एफआईआर का मतलब ये है कि इन्फॉर्मेंट किसी भी पुलिस स्टेशन में जाकर एफआईआर लॉन्च करवा सकता है, चाहे उस पुलिस स्टेशन के जुरिसडिक्शन में ऑफेंस कमिट हुआ था या फिर नहीं हुआ था। और जिस पुलिस स्टेशन में जीरो एफआईआर लॉन्च होती है उस एफआईआर पर कोई एफआईआर नंबर मेंशन नहीं किया जाता, उस पर जीरो नंबर मेंशन किया जाता है, इसलिए इसको जीरो एफआईआर बोला जाता है। एंड आफ्टर रजिस्ट्रेशन ऑफ जीरो एफआईआर उसमें प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन जैसे कि मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ रेप विक्टिम, उसका ये सब करके आप एफआईआर को उस रेलिवेंट पुलिस स्टेशन में ट्रांसफर कर दिया जाता है। एंड द कंसर्न पुलिस स्टेशन जिसको जीरो एफआईआर मिलती है वो उसको एज ए रेगुलर एफआईआर रजिस्टर करता है अपने रिकॉर्ड में।
जीरो एफआईआर जो है वो काफी यूजफुल है, कि जब विक्टिम या फिर विटनेस को तुरंत पुलिस इंटरवेंशन की जरूरत होती है तो उस वक्त मान लो जो सही जुरिस्डिक्शन है उसमें पहुंचने में डिले हो सकता है, देरी हो सकती है। तो जीरो एफआईआर इंश्योर करता है कि लीगल प्रोसेस तुरंत स्टार्ट हो जाए और इन्वेस्टिगेशन जुरिस्डिक्शनल इश्यूज की वजह से हिंडर ना हो। अब लास्ट टॉपिक है एविडेंशियरी वैल्यू ऑफ एफआईआर। देयर आर टू काइंड्स ऑफ एविडेंशियरी वैल्यू ऑफ एफआईआर। फर्स्ट इज सब्सटेंटिव एंड अनदर इज प्रोसीजरल एविडेंशियरी वैल्यू। सब्सटेंटिव एविडेंशियरी वैल्यू ऑफ एफआईआर इज, एफआईआर जो है वो एक रेलिवेंट फैक्ट होता है। सेक्शन 4 में लॉजिंग ऑफ एफआईआर इज रेलिवेंट इन द सेम ट्रांजैक्शन। सेक्शन 6 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कंडक्ट ऑफ लॉजिंग ऑफ द एफआईआर। सेक्शन 19 में एडमिशन। सेक्शन 26 में इफ द विक्टिम लॉजिज द एफआईआर एंड आफ्टरवर्ड्स द विक्टिम डाइज, तो एफआईआर को डाइंग डिक्लेरेशन में कन्वर्ट किया जा सकता है। सेक्शन 23 में दैट इज डिस्कवरी स्टेटमेंट, अगर मान लो अक्यूज जो है वो खुद ही एफआईआर लॉज करा देता है, जैसे कि अग्नु नगेशिया के केस में हुआ था, वहां पर भी एज ए डिस्कवरी स्टेटमेंट में एफआईआर रेलिवेंट होता है। अब आते हैं प्रोसीजरल एविडेंशियरी वैल्यू में। एफआईआर को कोरोबोरेशन के लिए यूज किया जा सकता है अंडर सेक्शन 159 सेक्शन 160 में ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम। नेक्स्ट इज इसको कॉन्ट्राडिक्शन के लिए भी यूज किया जा सकता है अंडर सेक्शन 148। इसको यूज किया जा सकता है फॉर द रिफ्रेशिंग मेमोरी अंडर सेक्शन 162, और इसको क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए भी यूज किया जा सकता है। नाउ इन द लास्ट आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट द एप्लीकेबिलिटी ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ऑन पेंडिंग एंड अपकमिंग केसेस। फर्स्ट, जो भी एफआईआर 1 जुलाई 2024 के बाद से रजिस्टर हुई है उन पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता अप्लाई होगा। सेकंड, जो एफआईआर 1 जुलाई 2024 से पहले लॉन्च हुई उस पर सीआरपीसी अप्लाई होगा टिल द कंप्लीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन तक सीआरपीसी अप्लाई होगा, उसके बाद भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता अप्लाई होगा, मीनिंग इंक्वायरी की स्टेज से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता अप्लाई होगा ऐसे केसेस में। नेक्स्ट, जो पेंडिंग ट्रायल्स हैं उन पर सीआरपीसी अप्लाई होगा एंड ट्रायल कंक्लूड होने के बाद बीएनएसएस अप्लाई होगा, जैसे कि अपील, रिव्यू, रिवीजन पिटीशन में बीएनएसएस अप्लाई होगा। नेक्स्ट, जो पेंडिंग अपील है या रिवीजन पिटीशन है उन पर सीआरपीसी अप्लाई होगा टिल द कंक्लूजन, उसके बाद बीएनएसएस अप्लाई होगा। नेक्स्ट, अगर एक ट्रायल पेंडिंग है उसमें किसी ऑर्डर के अगेंस्ट में हम एपीलेट कोर्ट को अप्रोच करते हैं, जैसे कि क्वॉशिंग और स्टे या फिर रिवीजन में एपीलेट कोर्ट को अप्रोच करते हैं, तो एपीलेट कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में बीएनएसएस अप्लाई होगा। नेक्स्ट, अगर ट्रायल 1 जुलाई से पहले कंक्लूड हो गया था उसके बाद में उसकी अपील फाइल की जाती है तो उस अपील पर बीएनएसएस अप्लाई होगा। नेक्स्ट, अगर किसी के अगेंस्ट में 1 जुलाई 2024 से पहले सेंटेंस पास की गई थी उसके रिगार्डिंग रिमिशन पिटीशन एटसेट्रा में बीएनएसएस अप्लाई होगा। इसी के साथ कंक्लूड करते हैं आज का सेशन। आई होप आपको बेटर क्लैरिटी मिली होगी रिगार्डिंग एफआईआर इन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। इफ यू लाइक आवर कंटेंट, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।